प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। बिहार की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार के हेडलाइंस। मैं भी चौकीदार में बोले पीएम मोदी, 2022 तक होगा सबके पास पक्का घर। सुशील मोदी बोले, शत्रुघ्न सिन्हा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जीत सकते पटना साहिब से चुनाव। वृषण पटेल को मिला उपेंद्र कुशवाहा का साथ, हम छोड़कर आरएलएसपी में हुए शामिल। बिहार के छपरा में बेपटरी हुई ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की 13 बोगियां, कई यात्री घायल। एसडीओ ने काफिला रोका तो भड़क गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कहा भेजो मुझे जेल। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उनके संसदीय क्षेत्र बक्सर में जब एसडीओ ने उनके काफिले को रोकना चाहा तो वो भड़क गए और साथ ही साथ एसडीओ के साथ गाली गलौज भी करने लगे। उस बदसलूकी का वीडियो जो है बिहार तक आपको दिखाएगा। देखिए क्या है पूरा मामला। जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। मुझे जेल भेजना, मुझे जेल भेजो। चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व शुरू हो गया है। सभी पार्टियां चुनावी रन में जुट गई हैं। इसी बीच बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में हर नेता को इसका पालन करना चाहिए। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुझे जेल भेजना, मुझे जेल भेजो। चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। इस दौरान उनके साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी मौजूद था, जो कि अनुमति से कहीं ज्यादा था, जिसको लेकर एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय ने अश्विनी चौबे से सवाल पूछे। लेकिन सवाल पूछने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपना आपा खो बैठे और एसडीएम को आपत्तिजनक शब्द कह डाले। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां मेरी हैं और आप इसे जब्त नहीं कर सकते। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एसडीएम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को समझाने में लगे हुए हैं। इससे नाराज केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि ये किसका आदेश है? अगर हिम्मत है तो मुझे जेल भेज कर दिखाओ। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कितने गाड़ियों को जब्त की गई है? नहीं, ये गाड़ियों को लाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये पता चला है कि शायद गाड़ियाँ ये जो यहाँ खड़ी थी किला मैदान में, काफिले की गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं हमारे पास वीडियोग्राफी हुई है और सभी गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज करके कोई चिन्हित नहीं हुआ कितने गाड़ी? ये जो काफिले में गाड़ियाँ थी उसमें ये पता चला कि 30-40 गाड़ियाँ थी, वो उनके ऊपर FIR। लेकिन सर, जिस तरह से सांसद ने शब्द का प्रयोग किया, लगता है कि लोकतंत्र में उस शब्द के लिए कहीं जगह है? आज हमारे सांसद ने क्या शब्द का प्रयोग किया वो उनका कंसर्न है, हम लोग अपना काम करते हैं। उनकी गाड़ी पर भी प्राथमिकी होगी, उनकी भी गाड़ी अंदर थी। जो काफिले में थी सबकी गाड़ी प्राथमिकी। बता दें कि बक्सर संसदीय सीट से दोबारा टिकट मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि इस बार भी देश में मोदी लहर है और चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनना तय है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में केंद्रीय मंत्री एसडीएम को खरी खोटी सुनाते और रौब झाड़ते दिख रहे हैं और खुद को गिरफ्तार करने तथा गाड़ी को जब्त करने की चुनौती देते दिख रहे हैं। पुष्पेंद्र पांडे के साथ बिहार तक। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में गिरफ्तार हुई बिहार की मंत्री मंजू वर्मा फिर से चर्चा में आ गई हैं। चर्चा का विषय है, उनको इस बार देखा गया है गिरिराज सिंह के मंच पर। गिरिराज सिंह अपने चुनाव प्रचार के लिए एक मंच पर मौजूद थे और उनके साथ ही साथ वहां मौजूद थी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बिहार के बेगूसराय से प्रत्याशी गिरिराज सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल शनिवार को उनके मंच पर बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा नजर आईं। मंजू वर्मा पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से जुड़े आर्म्स एक्ट केस में मामला दर्ज है और वो जेल में बंद थी। फिलहाल मंजू वर्मा जमानत पर हैं।
मंजू वर्मा ने आर्म्स एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लगभग 2 महीने तक फरार रहने के बाद नवंबर में पुलिस के सामने बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में सरेंडर किया था। जेल में रहने के बाद वो इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। गिरिराज सिंह के मंच पर मंजू वर्मा की मौजूदगी पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस पर बातचीत की बिहार तक के संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ हो गया है बड़ा विवाद। अजय आलोक से बात करते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अजय जी, सबसे पहले अश्विनी चौबे की बात कहेंगे। कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, बहुत सारी गाड़ियां उनके काफिले में थी। जब कार्रवाई वहां के एसडीएम ने करनी चाहिए तो मतलब बदजुबानी की गई, उसके साथ कहाँ सुनी हुई? अब देखिए, चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और सारे सरकारी अधिकारी चुनाव आचार संहिता के तहत अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो संविधान पूर्वक कार्रवाई होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई रहे। लेकिन यहाँ पर अपने पावर का मिसयूज करते हुए दिखे अश्विनी चौबे। चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग सुप्रीम होता है, सबसे ज्यादा पावर चुनाव आयोग के पास है। ये कहना आज की तारीख में बेईमानी होगी कि चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद कोई आदमी अपनी पावर का यूज कर रहा है, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। लेकिन वो बदजुबानी कर रहे हैं वहाँ पर एसडीएम के साथ, कह रहे हैं। अगर बदजुबानी उन्होंने की है तो एसडीएम साहब केस दर्ज करेंगे। ये तो न्यायालय का मामला है ना, तो इसमें राजनीतिक टिप्पणी की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये तो संविधान सम्मत कार्रवाई होगी। वहीं गिरिराज सिंह जब कल प्रचार कर रहे थे अपने क्षेत्र में बेगूसराय में, तो उनके साथ मंच पर मंजू वर्मा थी, जिनका नाम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी आया था। चुनाव मंच पे, कैंडिडेट के चुनाव मंच पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कैंडिडेट या पार्टी तय करती है। उस पर हम या आप टिप्पणी करने वाले कोई नहीं है। बेगूसराय चुनाव के संदर्भ में बस ये कहना है कि ये इस देश का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतें लड़ रही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ लड़ रहा है। चिंता वहाँ करने की जरूरत है, न कि किसके मंच पे कौन है। लेकिन तो क्या गिरिराज, राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग को तोड़ के खत्म कर देना। राष्ट्र के लिए ये जरूरी नहीं है कि गिरिराज सिंह के मंच पे कौन है। लेकिन क्या गिरिराज सिंह की सहमति से क्या तो मंजू वर्मा बैठी थी कैंडिडेट? अगर मंजू वर्मा एक विधायिका हैं, उनके लोकल क्षेत्र की विधायिका हैं, बेल पे हैं, उन पे आरोप लगे हुए हैं, हमारी पार्टी से निलंबित है। वो कैसे बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा, बेगूसराय का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों से है। फोकस वहाँ होना चाहिए कि इनको कैसे खत्म किया जाए, बाकी किसी चीज में हमारा फोकस नहीं है। वहीं आरजेडी के विधायक मसूद अजहर को साहब कहते हैं हाजी सुभान जो है किशनगंज। बड़ी बात होगी, क्यों बेचारे विधायक के पीछे पड़ गए? अरे यहाँ तेजस्वी लालू यादव को बोल दीजिए, वो आरती उतारेंगे ऐसे ऐसे मसूद अजहर साहब, मसूद अजहर साहब, क्यों विधायक की जान के पीछे पड़े हुए हैं? उसने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सोनिया गांधी बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाते हैं तो रोने लगती हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। कमलनाथ मसूद अजहर साहब कहते हैं तब कोई आवाज़ नहीं उठती है। दिग्विजय सिंह, हाफिज सईद साहब, उसामा बिन लादेन जी, वजानी क्या क्या चीज़ कह के अलंकृत कर चुके हैं इन लोगों को, कोई कुछ नहीं कहता। जानते हैं क्यों कहते हैं ये लोग? ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अगर हम मसूद अजहर को जी कहेंगे, उसामा बिन लादेन को जी कहेंगे या साहब कहेंगे तो इस देश का मुसलमान खुश हो जाएगा हमसे। इनकी ये सोच है। अपने इसी सोच के कारण इस देश के मुसलमानों को एक कटघरे में डालते हैं, और इस चुनाव में इस देश का मुसलमान इनको सबक सिखाएगा, थप्पड़ लगाएगा इनको। महागठबंधन का एक पैटर्न हो गया है आतंकियों को इस तरीके से सम्मानित करने का। महागठबंधन नहीं, महागठबंधन के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एक एक ये लोग आतंकियों को महिमा मंडन करना इनकी राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। एक आखिरी सवाल, लालू परिवार में जो घमासान मचा है तेजस्वी तेज प्रताप के बीच में, कल तो आपको पता होगा कैंडिडेट तक अनाउंस कर दिया तेज प्रताप ने आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ जहानाबाद में। ये झगड़ा दोनों भाइयों के बीच में कहाँ तक जाएगा? देखिए, ऐसा ही ये सत्ता के संघर्ष और अधिकार की लड़ाई है, जहाँ पे तेज प्रताप बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये घुटन अब उस लेवल तक पहुँच गया है कि अब बाहर निकल आ रहा है। आरजेडी के उनकी क्या बात कर रहे हैं, नेताओं का दर्द छलक छलक के निकल रहा है। फातिमी को देख लीजिए, वो 3 को मीटिंग करने वाले हैं। शिवानंद तिवारी का भी दर्द छलकते रहता है। तो ये दिलजलों की पार्टी हो गई है, सत्यानाश तय। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ बिहार तक। एक तरफ अश्विनी चौबे, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के साथ मंजू वर्मा को देखकर विपक्ष ने भी बहुत ही निशाना साधा है। विपक्ष के जो महागठबंधन है उसकी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, इस पर देखिए जरा।
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में प्रचार प्रसार का दौर जारी है और रोजाना एक पर एक विवाद भी देखने को सामने मिल रहे हैं। मनोज झा हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के सांसद हैं। मनोज जी, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, कल बक्सर में वो वहाँ के एसडीएम हैं के उपाध्याय, उनसे उलझ गए, मॉडल कोड ऑफ वायलेशन का मामला था, तू मैं हुआ। क्या लगता है कि देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, अश्विनी चौबे जी जैसे लोगों को जो जमहूरियत के तहत मंत्री बने, सांसद बने, उन्हें ये मुगालता हो चला है कि वो राजा महाराजा हैं। ऐसी जुबान राजा महाराजा ही बोलता है अपनी रियाया के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। माननीय चुनाव आयोग के लिए परीक्षा का प्रश्न है। मैंने कई मसलों पर देखा है चुनाव आयोग सख्त रवैया अपनाता नहीं है। अगर आपने ये संदेश नहीं दिया सख्त अश्विनी चौबे जी को, तो आर्टिकल 324 के तहत जो हम अब तक जानते समझते आए कि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव के आप कस्टोडियन, हम ये समझेंगे कि आप पक्षपात वाले और परतंत्र चुनाव के कस्टोडियन है। आपको लगता है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अश्विनी चौबे के खिलाफ? एफआईआर ही नहीं दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस वायलेशन के लिए। वहीं दूसरे जो प्रत्याशी हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह, प्रचार प्रसार कल कर रहे थे, और मंजू वर्मा जिनका नाम आया था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, वो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनके साथ मंच शेयर कर रही हैं। क्या कहें? देखिए, मैं गिरिराज सिंह जी के बारे में जानता हूँ, आजकल बहुत क्राइसिस में है, बहुत डिप्रेशन में भी हैं, बहुत उन पर आघात लगा है। बेचारे बेगूसराय नहीं जाना चाहते थे, अब दूसरों को पाकिस्तान भेजते थे, तो उन्हीं को बेगूसराय भेज दिया गया और वो रिलक्टेंटली वहाँ गए हैं। तो स्मृति लोप बहुत हो रहा है, उस चक्कर में भूल गए पीछे मंजू वर्मा जी बैठी हुई हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गिरिराज सिंह जी शब्द और भाव में पॉलिटिकल आदमी नहीं है। वो जब मुंह खोलते हैं नफरत वैमनस्य से परोसते हैं, या जन्म दर पर अपने अधकचरा ज्ञान से समाज में कूड़ा कचरा फैलाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, गिरिराज जी चुनाव लड़िए वैसी जुबान से जो राजनीतिक जुबान है। आपकी जुबान राजनीतिक नहीं है, और कम से कम आगे पीछे देख के बोला कीजिए। लेकिन आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है, साहब कह के बुलाया जाता है मसूद अजहर को। आपके विधायक जो एक हैं हाजी हुए सुभान, मैं कहूँ वी स्ट्रांगली डिसोसिएट, हमने डिस्टेंस किया पार्टी को, साफ तौर पे कहा कि ये उचित नहीं है। कोई भी ऑनोरिफिक टाइटल किसी भी आतंक के लिए उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पहली बात उससे जो कही थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि चाइना के बरक्स मसूद अजहर को उस डॉजियर के माध्यम से हम एक्सपोज कर पाएँ, चाइना का साथ ले पाएँ। उस पर हमारी जो ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी रही है प्रधानमंत्री जी की, उसने शून्य ही हासिल किया है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि अगर चर्चा हो ना ऑनोरिफिक टाइटल्स की, तो माननीय श्री रविशंकर प्रसाद की भी हो। उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों बार श्रीमान कहा है आतंकियों के लिए, तो एक नज़र उधर भी। तेजस्वी तेज प्रताप के झगड़े पे क्या कहेंगे? तेज प्रताप ने तो अपना कैंडिडेट तक घोषित कर दिया है आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ जहानाबाद में। ये दोनों भाइयों की झगड़ा बढ़ क्यों रहा है? देखिए, एक बात मैं प्रत्यक्ष तौर पे और पूरे होशो आवास में कहूँ, झगड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब लालू जी की संतति हैं, राबड़ी जी की संतति है, साथ पले बढ़े हैं। कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के अंदर सक्षमता देखने का नज़रिया थोड़ा अलग हो सकता है, वो उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन अंततः राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी निर्णय करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार के विवाद और टूट की खबरें चटखारे लेकर के थोड़ा हो सकता है कुछ दिन के लिए अच्छा लगे, अंततः ये रिजॉल्व हो जाएगा, इसका मुझको 100% भरोसा है। पता की बात क्यों नहीं मानी जाती है पार्टी में? अपने आप को क्यों सोच रहे हैं आइसोलेटेड? बिल्कुल नहीं, ये आइसोलेशन वगैरह जो है ना, ये शब्द मीडिया के हमारे कुछ साथियों के हैं। कोई आइसोलेशन नहीं है। एक परिवार जो हर संकट की घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामे खड़ा रहा है ना, वहाँ एक दूसरे से कोई भी आइसोलेट नहीं हो सकता। आप तो छोड़िए परिवार के सदस्यों की बात, कार्यकर्ता भी कोई आइसोलेट नहीं हो सकता है। क्षणिक आपत्ति अपनी जगह। तो मनोज झा थे जो कि बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात कर रहे थे, और साफ तौर पर जो पिछले दिनों तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो झगड़े की खबर सामने आ रही है उसको लेकर भी कह रहे हैं ऐसा कोई विवाद नहीं है और ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव अभी रिम्स में हैं, लेकिन रिम्स में उनके चाहने वालों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। उनके जो समर्थक है लगातार उनसे मिलने के लिए रिम्स पहुंचते हैं। वहां एक हमें बिहार तक को वहां पर एक उनका समर्थक मिला जिन्होंने उनके लिए साथ ही साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी तेज प्रताप के लिए एक भजन लिखा है और अपने हाथ पर लालू और राबड़ी का टैटू भी बनवाया है। देखिए ये रिपोर्ट।
रघुपति राघव राजा राम, भाजपा के भगा द सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बना द सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, लालू जी के जेल से छोड़ा द सीताराम। सीताराम सीताराम, लालू के जेल से छोड़ा द सीताराम। लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। लालू समर्थक सहित महागठबंधन के नेता लालू दरबार में चुनाव से पहले हाजिरी लगाकर समर्थन की चाह में जुट रहे हैं। बिहार तक को भी एक ऐसा ही लालू समर्थक मिला जिसने लालू राबड़ी का नाम अपने हाथ में गुदवा रखा है। इसके साथ ही इस समर्थक ने लालू राबड़ी तेजस्वी पर एक भजन भी लिख रखा है। रघुपति राघव राजा राम, भाजपा के भगा द सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बना द सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, लालू जी के जेल से छोड़ा द सीताराम। सीताराम सीताराम, लालू के जेल से छोड़ा द सीताराम। वहीं लालू के डॉक्टर का कहना है कि लालू की सेहत पहले के मुकाबले बहुत ठीक है। सब ठीक है और थोड़ा सा खांसी हो गया है, हल्का ब्रोंकाइटिस है, उसका दवाई चल रहा है। ठीक है। खांसी कैसे? ब्रोंकाइटिस होता है जैसे वैसे ही होता है, और कैसे होता है पूछ के थोड़ी होता है। उसके लिए एक एंटीबायोटिक हम लोग दे रहे हैं 3 दिन से। उम्मीद करते हैं एक हफ्ता में ठीक हो जाएगा। माइनर ब्रोंकाइटिस है। जांच उसका रिपोर्ट भी आने वाला था सर? जांच का रिपोर्ट अभी फिलहाल नहीं आया, जो उचित है वो किया जा रहा है। एक तरफ समर्थक है तो दूसरे तरफ है नेता। बिहार में समस्तीपुर संसदीय सीट से टिकट पाने के बाद कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह वर्तमान विधायक डॉक्टर अशोक राम ने रांची में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात हुई, उनको मैंने देखा। मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी उस एंगल से भी मैंने देखा। तो जो जितना मैंने उम्मीद किया था कि बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे, तो उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न है। ये देख के मुझे काफी खुशी हुई। आपको टिकट मिला, इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी? निश्चित रूप से आशीर्वाद दिया उन्होंने। ये स्वाभाविक है कि एक जो अभिभावक का जो होता है कर्तव्य उन्होंने किया, और हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया जीतने की, और मजबूती से चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही। जरूर सर, ये कुछ और सवाल है हमारे। ये सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ ग्रैंड अलायंस तो बन गया, लेकिन इंटरनल बिकरिंग जो है, आपसी खींचातानी बहुत है। इनके परिवार में ही जो है सतह पे बातें आई कि दोनों भाई के बीच जो है पट नहीं रहा है। तो इसके इलेक्ट्रल प्रोस्पेक्ट्स पे, ग्रैंड अलायंस के इलेक्ट्रल प्रोस्पेक्ट्स पे इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहली बात है कि इनके परिवार में किसी तरह का कोई खटास नहीं है। चट्टानी एकता है सारे परिवार के लोगों में। इनके दोनों बेटों के बीच में एकदम गहरा संबंध, गहरा प्रेम है। ये बताने की बात नहीं है, और जो माने निकाला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और आपको पता चलेगा कि चुनाव में कितने मिलजुल के ये लोग काम करेंगे। ये टिकट जो बंटवारा हुआ था, उस पर ये भी बातें आ रही थी कि कांग्रेस खुश नहीं है, अपना कैंडिडेट खुद से फील्ड करेगा। नहीं, कांग्रेस और आरजेडी की बात सब हो गई, अब तो तय हो गया, घोषणा हो गई। ज्वाइंट मीटिंग में महागठबंधन के सारे नेताओं ने मिलके घोषणा किया, तो उसमें कोई खटास नहीं है। सारे लोग बिल्कुल एकजुट होकर वहाँ और झारखंड में लड़ रहे हैं। सर, ये बताइए कि एनडीए का क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो चुनावी मैदान में है। क्या लगता है उनकी क्या संभावनाएं आप देखते हैं? नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और बड़े बड़े लोग ही मतदाता हैं उनके। और जितने जो अधिकांश वर्ग हैं, छोटे जिनको आप लोग कहते हैं तथाकथित, जो गरीब वर्ग हैं या मध्यम वर्ग हैं, वो सारे लोग उनके खिलाफ हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा तो हो गया है, अब देखना ये है कि महागठबंधन एनडीए को कितनी चुनौती दे पाता है। सत्यजीत कुमार, रांची, बिहार तक। मेहनत हमेशा ही रंग लाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के गया में। बिहार इंटर का रिजल्ट आ चुका है और बिहार इंटर में आर्ट्स में जिन्होंने टॉप किया है वो है बिहार के गया से मनीष कुमार। मनीष कुमार के जो पिता हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर हैं। बड़ी ही मेहनत से उन्होंने अपने 3 लड़कों और एक बेटी है उनको पढ़ाया लिखाया है, और मनीष के इस टॉप करने के बाद वो काफी खुश हैं। देखिए वीडियो। वो कहते हैं ना, मेहनत हमेशा ही रंग लाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के गया में।
बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट रिजल्ट में आर्ट्स में सूबे में गया कॉलेज के मनीष कुमार ने टॉप किया है। विष्णुपत चारा चौरा खावा गली निवासी मनीष कुमार के पिता विनोद पासवान शहर के एक निजी स्कूल के बस चालक हैं। मनीष के 2 भाई और एक बहन है। अपने बेटे की उपलब्धि पर मनीष के पिता विनोद पासवान ने कहा कि ये किसी सपने के सच होने जैसा लगता है कि मेरा बेटा पूरे बिहार में टॉप आया है। मनीष के पिता ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। तय सैलरी में कभी कभी कर्ज तक लेकर कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस जमा करना पड़ा। बस ड्राइवर है GD गोविंद का। मेरा बच्चा मनीष कुमार जो है गया कॉलेज का स्टूडेंट है। आर्ट्स से बिहार टॉप किया है और ये बहुत खुशी की बात है। माइनस तो करना ही पड़ता है, कभी उसे कुछ लेना पड़ जाता है, कभी उससे लेना पड़ता है, इसी तरह से टर्नओवर करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ेगा ही। थोड़ा सा सैलरी है, बड़ा परिवार है, तो कर्ज के बिना तो चलेगा नहीं। सर्विस तो नहीं ना है कि 40,000 45,000 मिल रहा है तो उसको भी उतना मिलता है, उसके बाद भी उन लोग के कभी पड़ जाता है। और हम तो प्राइवेट जॉब में है, थोड़ा सा सैलरी है, उसे मिला जुला के चलना पड़ रहा है। नहीं, गया टॉप के तो उम्मीद था कि गया टॉप कर जाएगा, लेकिन इससे बढ़ के हुआ है रिजल्ट, तो अच्छा है, खुशी की बात। उधर मनीष की मां ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा अच्छे नंबर लाएगा। बच्चों को देख के बहुत खुश है, दिल से खुश है। मुझे अपने विश्वास था कि मेरे बच्चे निकलेंगे तो निकलेंगे, है विश्वास है, मेरे बच्चे को विश्वास है। ये तो उम्मीद कम रखे थे बिहार टॉप करेगा। अब कैसा? अब बहुत महसूस हो रहा है कि हाँ बिहार टॉप, तो जितना होता है उतना ही कर रहे हैं। बच्चे की कठिनाई कुछ नहीं है, बच्चे को पढ़ाने की क्या कठिनाई है। ये बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा खुद ही मेहनत इतना करता है कि बाप माँ के पीछे छोड़ के ही अपना मेहनत खुद करता है। देंगे कि न मेरे माता पिता देंगे या न देंगे, इसके लिए इसके बच्चे पर मेरे कोई खुद ही मेहनत इतना रात दिन करता है, हर तरह से करता है मेहनत। क्या करता था आपका बच्चा? ट्यूशन भी पढ़ाता था, रात दिन पढ़ता भी था, एक दूसरे से संपर्क बनाता है और अभी भी करता है। इसका मियाज भी शांत के मियाज का, कोई ऐसा वैसा नहीं, दिल इसका बहुत निकलेगा भी आगे, मुझे विश्वास। वहीं मनीष ने कहा कि वो भी काफी मेहनत कर पढ़ रहा था। घर की माली स्थिति को देखकर वो खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस और अपनी छोटी बहन का ट्यूशन फीस देता था। जब कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी तो उसके पिता कहीं न कहीं से व्यवस्था करते थे। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय से BA और B.Ed करने के बाद IAS की तैयारी करना चाहता है। सबसे पहले तो दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, तो हम उसके बाद वापस लौटे यहाँ घर पे, तो पापा बोले कि कॉल आया है बिहार बोर्ड से। तो पापा को लगा कि इतनी जल्दी तो कॉपी चेक होगा नहीं बिहार बोर्ड में, तो फेक कॉल होगा। तो हमको भी लगा कि हाँ सही बात है, फेक कॉल होगा, ध्यान नहीं दिए। लेकिन उसके अगले दिन शाम को एक दोस्त हेमू है, वो फ़ोन किया कि हमारे साथ एक पढ़ती थी लड़की ट्यूशन में ही, श्रेया, उसको फ़ोन आया और वो गई है। हमको लगा कि मेरा छूट गया। फिर दोबारा पापा को बुलाया घर पे और फ़ोन किए बिहार बोर्ड में, तो वो बोले कि गधा तुम्हारा इतना अच्छा नंबर आया और तुम यहाँ पहुँचा नहीं। तो फिर बोले कि अगले सुबह आ जाओ। फिर अगले सुबह वहाँ पहुँचे, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। फिर भी वहाँ पे इंटरव्यू जैसा था और नंबर तो किसी को वहाँ बताया नहीं गया कि क्या है कैसे है, बस इंटरव्यू लिया और बोला कि जाओ। और वहाँ से उम्मीद था कि शायद टॉप 10 में आ जाए, लेकिन यहाँ पे टॉप कर गया, बहुत खुश हुए, बहुत। वो तो अक्सर होता ही रहता था। संतोष सर थे जो बहुत प्रेशर नहीं करते थे हम लोग को फ़ी के लिए, लेकिन अपना खुद में ख़राब लगता था कि फ़ी जमा करना है। और चूँकि ट्यूशन पढ़ाते थे खुद से, 2 ट्यूशन पढ़ाते थे, उसमें मेरी और मेरी बहन की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। अपना एक ट्यूशन से अपनी बहन का दे देते थे और एक से अपना ट्यूशन फ़ी देते थे। और सर भी थोड़ा समझते थे और फिर वहाँ से हो गया। और बुक के लिए तो वो छोटा मोटा जमा कर लेते थे, और बड़ी ज़रूरत होती थी जैसे एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो पापा दिलाते थे, चाहे जैसे भी दे, लेकिन मुश्किल से मिल जाता था। भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, BA B.Ed से फॉर्म भरे हैं वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे 4 साल रुकना है और उसके बाद फिर IAS। मनीष की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन आखिरकार रंग लाई। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक। फिलहाल के लिए बिहार तक के विशेष बुलेटिन बिहार आज तक में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक, और बिहार तक को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें।